तो चैप्टर नंबर 12 रिस्पायरेशन इन द प्लांट। रिस्पायरेशन इन द प्लांट में जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है इसमें क्या ध्यान रखना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर द कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। लाइक दैट डेली लाइफ एक्टिविटी जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीदिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग होती है वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। यानी कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही हद तक कनेक्टेड होती है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस से ब्रीदिंग की प्रोसेस वेरी मच बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज द फूड। मतलब फूड या जो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कि फूड है, जो मेजर फूड है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी की रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फिर ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होती है या उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, ये ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड को प्रिपेयर करते हैं खुद से। तो किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में दैट इज स्टोर इन द बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। यहाँ पे ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ उस सेल में होती है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती है ना। ऑल टिश्यू सेल या ऑर्गन के ग्रीन प्लांट के सभी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ओनली उसी सेल्स में होती है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती है। और मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, सुपरफिशियल लेयर पे लोकेटेड होता है। वो मोस्टली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म जो सुपरफिशियल लेयर वाला क्लोरोप्लास्ट होता है वही करता है। ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट के जो नॉन ग्रीन ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स हैं उनको भी नीड होती है फूड फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब फूड का ऑक्सीडेशन करके वो एनर्जी का यूज करते हैं। फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन, मतलब फूड जो है ट्रांसलोकेट होता है कहाँ से, ग्रीन पार्ट। क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही फूड प्रिपेयर हुआ है तो नॉन ग्रीन पार्ट में क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है। एनिमल हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड ऑब्टेन फूड कहाँ से करते हैं, प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल जो हेटरोट्रॉफिक होता है ये प्लांट से फूड को ओपन कर रहा है तो ये डायरेक्टली इसको हेर्बीवोर बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ये कार्निवोर होते हैं। एनिमल डायरेक्टली हेर्बीवोर बोलेंगे, इनडायरेक्टली कार्निवोर। सेफ्रोफाइट लाइक द फंजाई डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंजाई जो होता है फूड के लिए डिपेंड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो ये सेफ्रोफाइट्स की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन इस चैप्टर में हम लोग रिस्पायरेशन प्लांट देख रहे हैं। मतलब जो रिस्पायरेशन देखेंगे वो सेलुलर रिस्पायरेशन देखेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन मीन्स हो गया कि मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल विद इन द सेल। यहाँ हमें सेल में जो फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, यानी सेल में हो रहा है, और रिलीज करेगा एनर्जी ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी का यूज हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए, एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि प्लांट में होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट के लीफ के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस अकर होता है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यील्ड एनर्जी ये होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में जब हम सेलुलर रिस्पायरेशन देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, क्रेब्स साइकिल देखेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Breakdown of the carbon-carbon bond of the complex compound through oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy is called respiration। तो आप बोल सकते हो respiration की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि breakdown of the जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोई कॉम्प्लेक्स फूड का कार्बन सिंगल बॉन्ड के ब्रेकिंग से क्या होता है कि रिलीज होता है एनर्जी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन, और ये होता है सेल के अंदर, या तो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है प्रोसेस या सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सबस्टेंस में कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, लेकिन प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड ये भी एज ए रिस्पायरेटरी सबस्टेंस यूज होते हैं कुछ प्लांट में, इन सम प्लांट में अंडर द सर्टेन कंडीशन। जो रिस्पायरेशन होता है ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम एंड इट इज ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो ये स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है रिस्पायरेशन होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का। और इसमें क्या होता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, केमिकल एनर्जी ट्रैप्ड होता है, जो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी।
अब एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन इन रिस्पायरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ऑक्सीडेशन इन रिस्पायरेशन, ये यूज डायरेक्टली यूज इसको नहीं कर सकते हैं, यूज होती है यूज टू सिंथेसाइज एटीपी विच इज ब्रेकडाउन व्हेन एवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज्ड। तो इसीलिए एटीपी एक्ट करता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी होती है। एनर्जी ट्रैप इन एटीपी, एनर्जी ट्रैप होती है वो एटीपी में ट्रैप होती है। इट इज यूटिलाइज इन द वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म and the carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecule in the cell। तो यहाँ पे do plant breathe, तो डू प्लांट ब्रीथ, तो क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो इसका आंसर है यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं। प्लांट को रिक्वायर्ड होता है O2 फॉर रिस्पायरेशन के लिए, और ये CO2 को रिलीज भी करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर में गिव आउट भी करते हैं। प्लांट हैव ए सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। प्लांट में एनिमल की तरह कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। प्लांट के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे एनिमल के पास लंग्स है गैसेस एक्सचेंज के लिए, O2 और CO2 का कहाँ पे एक्सचेंज होता है, लंग्स के एलोलाई में होता है, लेकिन एनिमल के पास प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल के पास है, प्लांट के पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, बट इसके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल है। इस पर्पज के लिए स्टोमेटा और लेंटिसेल है, इसकी हेल्प से ये लिटिल अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं वाई द प्लांट गेट अलॉन्ग विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो फर्स्ट रीजन है ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड्स। मतलब प्लांट का ईच पार्ट जो है अपना ओन गैसियस एक्सचेंज, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना खुद का गैस एक्सचेंज करता है। वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट होता है गैस का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत लिटल अमाउंट में गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज। इस सेकंड रीजन ये हो गया, प्लांट का बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज के लिए डिमांड नहीं होता है। रूट स्टेम एंड लीफ इनका जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो लोअर होता है, एनिमल से बहुत लोअर होता है। तो ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ही लार्ज अमाउंट में गैस एक्सचेंज होता है, या लार्ज अमाउंट में गैस एक्सचेंज होता है। ईच लीफ वेल अडाप्ट होती है, इस अपने टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट ए प्रॉब्लम इन दीज सेल सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल। Complete combustion of the glucose which produce the carbon dioxide and the water as a end product yield energy most of which given out as a heat। most of the energy जो yield हो रही है वो हीट के फॉर्म में गिव आउट हो जाती है। यहाँ पे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका ऑक्सीडेशन यानी कि कंबसन हो रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, एंजाइमेटिक होता है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। कंबसन रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिक्वायर्स तो होती ही होती है, बट यहाँ पे दिया सम सेल लाइव वेयर ऑक्सीजन मे आर मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन जो सेल्स होती हैं, सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी भी सेल्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी बिना ऑक्सीजन के भी लिविंग्स होती हैं, बिना ऑक्सीजन के भी लिविंग होती हैं। यहाँ पे दिया है कि सफिशियंट रीजन टू बिलीव दैट जो अर्थ प्लानट का जो फर्स्ट सेल था वो लाइव था लैग्ड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, मतलब एनएरोबिक कंडीशन में वो लाइव था, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तब भी वो सेल लाइव थी। इवन प्रेजेंट डे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कई सारे एडाप्ट हैं एनएरोबिक कंडीशन में, जैसे कि कुछ फैकल्टेटिव एनएरोबिक हैं, कुछ ऑब्लिगेट एनएरोबिक हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनएरोबिक कंडीशन में लाइव हैं। इन एनी केस, चाहे वो ऑक्सीजन अवेलेबल हो एटमॉस्फेयर में, चाहे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी। और ये एंजाइमेटिक मशीनरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ये क्या करेगी, पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, ब्रेकडाउन द ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड, दैट्स कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये अलग बात है, अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो फाइनली एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू, मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हुए होगा। और एनएरोबिक में जो होगा ब्रेकडाउन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लाइकोलिसिस मीन्स हो गया स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, फॉर शुगर के लिए होता है, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब इसमें शुगर की स्प्लिटिंग होगी। ग्लाइकोस गिवन बाई इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तो इसकी रिफर्ड में इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। तीनों साइंटिस्टों का फर्स्ट टर्म लेते हैं EMP, तो ये ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं।
अब इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली प्रोसेस इन द रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे अकर्स होता है? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे 2 मॉलिक्यूल पायरिक एसिड बनता है, दो मॉलिक्यूल पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में ग्लूकोज डिराइव्ड होता है सुक्रोज से और ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक एटीपी लगेगी, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ एटीपी बन नहीं रही है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है तब, क्योंकि ग्लूकोज में एक फास्फेट लग रहा है तो एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, तो यहाँ भी एक एटीपी यूटिलाइज होगी, यहाँ भी एटीपी यूटिलाइज होगी। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट होगा किसमें? ट्राइओज फास्फेट में। ट्राइओज फास्फेट है, यहाँ 3 कार्बन का है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और एक ट्राइओज फास्फेट है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं, मतलब दूसरे का आइसोमर है। 3 कार्बन का ये भी है, 3 कार्बन का ये भी है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से कन्वर्ट हुआ किसमें? 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और इस स्टेप में एक NADH प्लस H+ फॉर्म होगा। फिर 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। जब 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा अब 2 फास्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे वाटर रिमूव होगा 2 फास्फोग्लिसरेट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फास्फोफिनाल पायरुवेट में। फास्फोफिनाल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर भी एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किस स्टेप में एटीपी बन रही है और कहाँ पे NADH प्लस H+ बन रहा है, ये चीज़ मेमोराइज होना चाहिए, ये चीज़ मेमोराइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाइकिस एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पे जो 2 मोनोसैकेराइड्स क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये एंटर करेंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होगा फास्फोराइलेट होकर क्या देगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, मतलब ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा तो वहाँ पे एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा। फिर क्या होगा कि फास्फोरिलेटेड फॉर्म जो ग्लूकोज का होता है, मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज होगा, आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से बनाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द सेम। यहाँ पे जो वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कितने होते हैं? 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं। यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें चेन ऑफ द 10 रिएक्शन होती है। कितने रिएक्शन की चेन होती है? 10 केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब 10 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट फॉर्म होता है। और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में क्या यूटिलाइज एटीपी का यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस दोनों होता है, लेकिन NADH प्लस H+ का सिंथेसिस होता है। एटीपी का यूटिलाइजेशन भी होगा कुछ स्टेप में और कुछ स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और NADH प्लस H+ जो का होता है क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन एनसीईआरटी में क्लियर दिया है कि एटीपी का यूटिलाइज 2 स्टेप में होता है, और वो 2 स्टेप कौन कौन सी है? पहला स्टेप है जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तब एटीपी का यूटिलाइज होता है। दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तब एटीपी यूटिलाइज होता है, मतलब 2 स्टेप एटीपी यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ये मेमोराइज होना चाहिए। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट स्प्लिट होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL में कन्वर्ट होगा। देयर इज वन स्टेप, एक स्टेप यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का है जहाँ पे NADH प्लस H+ फॉर्म्ड होता है। कहाँ से? फ्रॉम NAD प्लस से। ये स्टेप कौन सा है? जब PGAL कन्वर्ट होता है BPGL में, मतलब 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में, तब वहाँ पे NAD प्लस से NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे PGAL ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज एंड विद द इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है BPGA में। BPGA का कन्वर्जन होता है, BPGA कन्वर्ट होता है PGA में, मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। और ये एनर्जी यील्ड हो रही है ट्रैप्ड होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अनदर एटीपी सिंथेसाइड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पेप टू पायरुविक एसिड। जब पेप से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है, जब पेप से पायरुविक एसिड बनता है तब भी एटीपी यहाँ पे फॉर्म होती है, एटीपी सिंथेसाइड होती है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस कितने एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइड होते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो ये पूछ सकता है कि एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से कितने एटीपी बनते हैं, तो कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से। तो जहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है वहाँ पे एटीपी जो बन रही है तो 4 एटीपी हो जाएगी। ETS के थ्रू कितने एटीपी बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 NADPH प्लस H+ बनेगा, तो एक NADPH प्लस H+ से 3 एटीपी बनता है, तो 2 NADPH प्लस H+ से कितना बनेगा? 6 एटीपी फॉर्म होगा। ETS के थ्रू कितना? 6 एटीपी। कितने कंज्यूम हो रहे हैं? तो 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं? टोटल पूछेगा तो टोटल 10 एटीपी बनते हैं, और अगर नेट गेन पूछेगा तो नेट गेन कितना एटीपी होता है? 8 एटीपी होता है। नेट गेन अगर कितना एटीपी बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में तो 8 एटीपी होता है। तो ये डाटा याद रखना चाहिए।
अब जो ग्लाइकोलिसिस बना है, जो जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुवेट एसिड फॉर्म हुआ है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो पायरुवेट एसिड फॉर्म हुआ है, उसके 3 तरीके, 3 मेजर वे हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे पायरुवेट एसिड से आगे की जो केमिकल रिएक्शन होगी, पायरुवेट एसिड के आगे की जो केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन अंडर एनोरोबिक कंडीशन होती है, ये प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट में होता है। जबकि जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन एनर्बिक कंडीशन में होता है। एक तो फर्मेंटेशन जो होता है ईस्ट में होता है, ईस्ट में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का अंडर द एनर्बिक कंडीशन में। यहाँ पे क्या होता है कि पायरुवेट एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा पायरुवेट एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को। दूसरी कंडीशन, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एनिमल सेल में भी जो मसल सेल होती है, मसल सेल एक्सरसाइज के दौरान इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो क्या होता है कि यहाँ पे पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। और जितने भी फर्मेंटेशन है, चाहे वो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, बैक्टीरिया में पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना हो, चाहे मसल्स में पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना हो, इस सब में जो है रिड्यूसिंग एजेंट NADH+H+ विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+। लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत मस्त ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ग्लूकोज सिर्फ 7% से भी कम एनर्जी रिलीज करता है, और ये सब जितनी भी एनर्जी रिलीज भी हो रही है, लेकिन 7% एनर्जी जो रिलीज भी हो रही है वो बॉन्ड ऑफ ATP के फॉर्मेशन में ट्रैप नहीं हो पाती है। जो ATP उसको पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाता है। तो अगर फर्मेंटेशन पूछा जाए तो नेट ATP कितनी बनती है, तो नेट ATP इसमें फर्मेंटेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 13%। अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% रीच कर जाए तो ईस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है और ईस्ट को डेथ कर देगा। खुद ही ईस्ट अपने आप को डेथ कर लेगी, यहाँ खुद ही ईस्ट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ईस्ट की। तो यहाँ से ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड बना। तो ये तो ग्लाइकोलिसिस का हो गया, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप हो गया। अब जो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो, ये फास्फोफिनाल पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ तक तो ग्लाइकोलिसिस है। अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है या तो इथेनॉल प्लस CO2 में, तो इथेनॉल प्लस CO2 किस में होता है, ईस्ट में होता है, यहाँ NAD+H+ कन्वर्ट हो रहा है NAD+ में। और जब पायरुविक एसिड दूसरा कंडीशन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ NADH+H+ कन्वर्ट हो रहा है NAD+ में। मतलब दोनों स्टेप में NADH+H+ NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे पायरुवेट एसिड इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो, चाहे पायरुवेट एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो, दोनों में। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आया। अब यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के कुछ इवेंट हैं। एक तो पहला इवेंट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का बाई द किसके द्वारा, बाई स्टेपवाइज रिमूवल होता है ऑल हाइड्रोजन एटम का। जितने भी हाइड्रोजन एटम है सबका स्टेपवाइज रिमूवल होगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पे निकलेगा। पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP की साइमल्टेनियस सिंथेसिस भी होगी। यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो सेकंड प्रोसेस होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय जो पायरुवेट जो बना हुआ है ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म पाथवे से, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो पायरुवेट बना हुआ है साइटोसॉल में, वो इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जब ये पायरुवेट इंटर कर गया तो यहाँ पे इसका होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बाय ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा जिसमें पायरुवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें एंजाइम लेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसमें कई सारे सेवरल कोई एंजाइम भी पार्टिसिपेट होंगे, जैसे इंक्लूडिंग NAD+ और कोई एंजाइम A। अब ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का अगर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल NADH फॉर्म्ड होंगे। और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड किससे बना था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस के दौरान। अब यहाँ पे एक स्टील को ये बना है। अब जो ये स्टील को ये बना है ये साइक्लिक पाथवे में इंटर करेगा। नेक्स्ट पाथवे है TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इल्यूसिडेट किया था, हैंस क्रेब ने। ये रिएक्शन है, ये 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के और CO कोएंजाइम A है NAD+ है, कोएंजाइम A NAD+। यहाँ मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर काम कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है स्टील कोएंजाइम A में और कार्बन डाइऑक्साइड NADH+H+ में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल अगर पायरुविक एसिड है तो यहाँ पे कितने NADH फॉर्म्ड होंगे, 2 मॉलिक्यूल NADH फॉर्म्ड होंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड
साइकिल या इसी को टीसीए साइकिल बोलते हैं। टीसीए साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्जेलोस्टिक एसिड OAA और वाटर का कंडेंसेशन होता है किसके साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ, तो बनता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का ये जो एंजाइम यहाँ पे लगता है सिट्रेट सिंथेटाइज लगता है, यहाँ पे COA रिलीज हो जाएगा तो सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइसोमराइज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट का 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अच्छा, सक्सिनिल को एंजाइम में बन गया। अब ये जो सक्सिनिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ पे एक जीटीपी सिंथेसाइड होगा, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब जीटीपी सिंथेसाइड होता है कब, जब सक्सिनिल एसिड में कन्वर्ट होता है तो जीटीपी सिंथेसाइड होता है और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं क्रेब्स साइकिल के जहाँ पे NAD प्लस रिड्यूज होता है NADH प्लस H प्लस में, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे FAD प्लस रिड्यूज होता है FADH2 में। तो यहाँ पे पायरुवेट है, एक पायरुवेट जो होता है ये कन्वर्ट हो रहा है स्टील को A में, स्टील को ये 2 कार्बन का है, ये इसका कंडेंसेशन हो रहा है किसके साथ, ऑक्जेलोस्टिक एसिड और वाटर के साथ, तो बना सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, पहले तो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ, फिर आइसोसिट्रेट का क्या हुआ कि डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब CO2 रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ तो यहाँ पे बना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। एक्चुअली में जो सिट्रिक एसिड जो सिट्रिक एसिड है पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में, मतलब सिस को यहाँ स्टेप गायब हो, जो ये डॉटेड लाइन दिखाई है मतलब वहाँ पे स्टेप ये NCERT ने गायब कर रखा है। सिट्रेट से पहले बनेगा सिस एकोनिट्रेट, फिर बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा पहले, फिर बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनेट, देन कीटोग्लूटारेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा। बट ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो इसमें सक्सेसिव टू टाइम क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। और ये इसी स्टेप पे NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और सेकंड स्टेप अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सक्सिनिक एसिड में। एक्चुअली में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, तो सक्सिनिक एसिड के पहले यहाँ पे बनेगा सक्सिनिल को A, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनिल को A में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे NAD प्लस रिड्यूज हो रहा है NADH प्लस H प्लस में। यहाँ भी ये क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। फिर सक्सिनिल को A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। सक्सिनिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वैसे मैलिक से पहले फ्यूमेरिक बनेगा, तो फ्यूमेरिक जब बनेगा तो FAD प्लस रिड्यूज होगा FADH2 में। फिर फ्यूमेरिक से मैलिक बनेगा और मैलिक से जब ऑक्जेलोस्टिक एसिड बनेगा तो फिर NAD प्लस अगेन रिड्यूज होगा NADH प्लस H प्लस में। तो कौन कौन सा 3 पॉइंट है जहाँ पे NAD प्लस रिड्यूज हो रहा है NADH प्लस H प्लस में, एक तो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, दूसरा जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है, जब सक्सिनिल को A बनता है तब, तीसरा जब ऑक्जेलोस्टिक एसिड बनता है तब। ये 3 स्टेप हो गए जहाँ पे NAD प्लस रिड्यूज होगा NADH प्लस H प्लस में। और एक स्टेप है जब फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तब FAD प्लस से FADH2 FAD प्लस रिड्यूज होता है FADH2 में। तो फाइनली क्या कि पायरिक एसिड और यहाँ पे पूरे रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, तो 2 मॉलिक्यूल है पायरिक एसिड का, तो 8 NAD प्लस रिड्यूज होगा 8 NADH में, और 2 FAD प्लस रिड्यूज होगा 2 FADH2 में, 2 यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से 4H प्लस आप आ जाएगा। ADP कन्वर्ट होगा 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ADP और यानी कि फास्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोग्लाइकोलिसिस से एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बनता है, फिर 2 पायरिक एसिड जब क्रेब्स साइकिल के थ्रू होकर गुजरता है तो यहाँ पे कितना 8 मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस बनेगा, 2 मॉलिक्यूल FADH2 का बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ATP का बनेगा ड्यूरिंग द TCA साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो what is the electron transport system? The metabolic pathway through which the electron pass from one carrier to another carrier called the electron transport system या ETS, and it is present in the inner mitochondrial membrane। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, inner mitochondrial membrane में ETS प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स ETS में यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है FADH2, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 है। इसमें साइटोक्रोम A एंड A3 है, 2 कॉपर सेंटर्स से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेटेज। ये 5 कॉम्प्लेक्स मेमोराइज होने चाहिए। तो जो क्रेब्स साइकिल के दौरान, क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है कहाँ से, NADH से, वो इलेक्ट्रॉन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन कहाँ पे लोकेटेड होता है, विद इन द इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव ए रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है, जनरेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ, ये जनरेट होता है कब, जब ऑक्सीडेशन होता है किसका, सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है, सक्सिनेट का क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है तो ये जनरेट होता है।
रिड्यूस यूबिक्विनोन को बोलते हैं यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चला गया कहाँ, साइटोक्रोम सी। किसके वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के, मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू। साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि अटैच्ड होता है आउटर सर्फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस से अटैच्ड होता है और मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को किससे मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स 4 है। इसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर तो है ही। अब इलेक्ट्रॉन पास करेगा, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अदर कैरियर वाया कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक, किसके वाया, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू। दे आर कपल टू ATP। अब कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेज जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है ये प्रोडक्शन ऑफ ATP, ये करता है ATP का प्रोडक्शन किससे, फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से। ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन एक मालिक्यूल NADH2 का, एक मालिक्यूल NADH का ऑक्सीडेशन हुआ है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, 3 मालिक्यूल ATP बनेगा। अगर एक मालिक्यूल FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो 2 मालिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। एल्दो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तो बोलते ही हैं। इसके बाद तो ATP सिंथेसिस कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेसिस कैसे होती है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 5 के पास कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक F1 और एक F0 है। F1 जो है हेडपी से है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। F1 जो है ये पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। एंड यहीं पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ATP होता है। ATP का सिंथेसिस इसी F1 में होता है, किसकी हेल्प से, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट की हेल्प से। जबकि F0 जो होता है ये क्या होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये देखो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ये F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसी के थ्रू ये चैनल का काम करता है, इसी के थ्रू प्रोटॉन पास करता है। देखो इसी चैनल के थ्रू ये प्रोटॉन पास कर रहा है, पास करके जा रहा है F1 में, और फिर ADP और PI से ATP का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो आगे वही लिखा है, पैसेज ऑफ द प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ईच ATP प्रोड्यूस होने के लिए 4H+ पास होता है, तो किसके थ्रू, F0 के थ्रू। तो ये हो गया ATP का फॉर्मेशन। रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट, तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं नेट गेन ऑफ ATP का इवरी ग्लूकोज मालिक्यूल के ऑक्सीडेशन से। मतलब अगर एक ग्लूकोज मालिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेट जो ATP आती है वो कितना होता है, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। बट ये थ्योरेटिकली एक्सरसाइज है, ये थ्योरेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशन दिया है, इस एजम्पशन अगर ये एजम्पशन फुलफिल है, ये एजम्पशन है, ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो नेट गेन ATP एक ग्लूकोज मालिक्यूल से एक ग्लूकोज मालिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर जो नेट गेन ATP होगा वो 38 होगा। ग्लूकोज के अलावा अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं यूज होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं को क्या एजम्पशन है। पहला तो ये कि ये सिक्वेंशियल होना चाहिए, जैसा हमने पढ़ते चले आए हैं कि पहले क्या होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, देन क्रेब्स साइकिल होगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे होगा। तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे होना चाहिए। सेकंड, NADH सिंथेसाइज इन द ग्लाइकोलिसिस ट्रांसफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, देन undergoes the oxidative phosphorylation. Third, name of the intermediate in pathway are utilized to synthesize in any other compound. None of the intermediate in the pathway are utilized. मतलब कोई भी और इंटरमीडिएट जो पाथवे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस से फिर लिंक रिएक्शन, देन कैप साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके दौरान जो भी ग्लूकोज से पायरिक एसिड से फिर जो फर्दर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इनके अलावा कोई और अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए, कोई और इंटरमीडिएट बीच में नहीं आने चाहिए पाथवे के। तो फिर ये थ्योरेटिकली 38 ही बनेगा, 38 तभी बनेगा। नेक्स्ट जो एजम्पशन है, वन ग्लूकोज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब पाथवे के दौरान ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS के दौरान कोई भी ग्लूकोज के अलावा कोई भी अदर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, न इंटरमीडिएट स्टेज में न ही इनिशियल स्टेज पे। तब जाके हम बोलेंगे कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, ये हो गया। अब लास्ट लाइन ये है कि कैसे जो रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट में हम देखते हैं 38 ATP कैसे बोल देते हैं कि बन रहा है। वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एरोबिक रिस्पायरेशन से 38 ATP कैसे बन रहा है। तो 8 ATP जो बनता है तो ग्लाइकोलिसिस से बनता है। वैसे टोटल तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से जो 2 पायरिक फॉर्म होता है एक स्टेप में, उसमें टोटल तो 10 ATP बनता है, लेकिन 2 ATP यूटिलाइज हो जाता है तो नेट गेन जो होगा 8 ATP होगा। बाकी लिंक रिएक्शन में चूंकि ये 2 टर्न में कंप्लीट होता है तो पायरिक एसिड जो कन्वर्ट होता है तो इसमें 6 ATP का फॉर्म होता है। और क्रेब्स साइकिल में कितना होता है, 24। क्रेब्स साइकिल में 24। तो टोटल को अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 38 ATP मालिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन में कंपेयर करते हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन में नेट गेन जो ATP का नेट गेन कितना होता है, 2 ATP मालिक्यूल का नेट गेन होता है। मतलब नेट गेन कितना बनता है, कितना ATP बनता है फर्मेंटेशन में, 2। जबकि 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो 1 मालिक्यूल ग्लूकोज डिग्रेड होता है पायरिक एसिड में,
जिसमें मोर मालिक्यूल बनता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में नेट गेन एटीपी कितना होता है, कंप्लीट ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो नेट गेन एटीपी कितनी होती है, 38 एटीपी होती है, जो कि अभी जस्ट ऊपर देखें रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट में। एनएडीएच ऑक्सीडाइज होता है, एनएडी प्लस एनएडीएच इज ऑक्सीडाइज टू एनएडी प्लस, ये फर्मेंटेशन में स्लो होता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में वेरी वाइग्रेस होता है। रिस्पायरेशन एक जो प्लांट में रिस्पायरेशन होता है वो एम्फीबोलिक होता है। एम्फीबोलिक मतलब कैटाबोलिक एनाबोलिक एक साथ होता है। कैटाबोलिक पाथवे भी इसमें देखने को मिलता है और एनाबोलिक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी कार्बोहाइड्रेट है यूजुअली पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, देन वो रिस्पायरेशन के लिए यूज होगा। अब ग्लूकोज के अलावा अदर सबस्ट्रेट भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं। हमने शुरू में इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ही ये चीज़ देख ली थी। अगर फैट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है तो पहले फैट को ब्रेक होना पड़ेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, पहले फैट ब्रेक होगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। अगर फैटी एसिड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जा रहा है तो वो डिग्रेड होगा स्टील कोएंजाइम में, देन पाथवे में एंटर करेगा। अगर ग्लिसरॉल को अगर पाथवे में एंटर करना है तो पहले कन्वर्ट होगा पीजीएएल में, देन पाथवे में एंटर करेगा। प्रोटीन डिग्रेड होगा पहले प्रोटीएज से अमीनो एसिड में, देन अमीनो एसिड चला जाएगा किसमें, पाथवे में एंटर कर जाएगा, या तो क्रिप साइकिल में जाएगा, तो पायरिक एसिड से कन्वर्ट होगा स्टील कोएंजाइम में, देन क्रिप साइकिल में जाएगा। ये तीनों रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहाँ पे फैट और प्रोटीन भी एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट देखें जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसमें इस चार्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो मोस्टली तो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट फैट और प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनका कंप्लीटली ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 बिस फास्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, देन पायरिक एसिड, देन स्टील कोएंजाइम में, देन क्रेब साइकिल से CO2 और वाटर में ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज का। लेकिन अगर फैट को पाथवे में एंटर करना है, फैट से कन्वर्ट हो रहा है, क्या फैट से बन रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है स्टील कोएंजाइम में, और वहीं ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, देन ये एंटर करेगा जाके पाथवे में। और यहाँ से स्टील कोएंजाइम से दोबारा फैटी एसिड भी बन सकता है। तो फैटी एसिड का बनना स्टील कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, ये क्या होता है, ये तो हो जाएगा कैटाबोलिज्म, लेकिन स्टील कोएंजाइम से दोबारा फैटी एसिड का बनना ये हो जाएगा एनाबोलिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एम्फीबोलिक पाथवे टाइप का हो गया। ऐसे अगर प्रोटीन को पाथवे में एंटर करना है तो पहले कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, मतलब कि इसका प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा, फिर अमीनो एसिड एंटर करेगा पाथवे में आके पायरिक एसिड, देन स्टील कोएंजाइम में, देन क्रेब साइकिल में एंटर करेगा और CO2 और वाटर को रिलीज कर देगा। रिस्पायरेटरी को साइन, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है कि CO2 रिलीज होती है और O2 कंज्यूम्ड होता है। तो ये जो CO2 इवाल्व हो रही है और O2 कंज्यूम हो रहा है, इसी के वॉल्यूम के रेशियो को, वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवाल्व एंड वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम के रेशियो को ही बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी कोसाइन या RQ या रिस्पायरेटरी रेशियो। इसका फार्मूले के रूप में लिखोगे तो RQ इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवाल्व बटा वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम। इसके रेशियो को आप निकालोगे तो RQ आ जाएगा। RQ का वैल्यू डिपेंड करता है कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कैसा है। अगर कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है तो RQ का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है CO2 इवाल्व, जो CO2 इवाल्व हो रहा है, जो O2 कंज्यूम्ड हो रही है वो इक्वली होती है, तो RQ का वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है। उसके बाद यहाँ जैसे कि ये रिएक्शन है, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 6O2 इवाल्व, 6O2 क्या हो रहा है यहाँ पे, 6O2 कंज्यूम्ड हो रहा है, 6CO2 इवाल्व हो रहा है। तो अगर आप फार्मूला RQ का क्या करोगे, अप्लाई करोगे तो 6CO2 बटा 6O2, CO2 इवाल्व बटा O2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो RQ का वैल्यू 1 आ जाएगा फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन अगर फैट है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो इसमें RQ की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ पे एक हमने ट्राईपामिटिन फैट लिया, ट्राईपामिटिन फैट का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो यहाँ क्या हुआ कि 145 O2 इवाल्व हुए और 102 CO2 145 O2 कंज्यूम्ड हुए और 102 CO2 इवाल्व हुए। तो ट्राईपामिटिन के लिए अगर हम RQ कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवाल्व बटा वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम, तो 102 अपन 145 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो फैटी एसिड ट्राईपामिटिन के लिए RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी। अगर प्रोटीन है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, यहाँ पे RQ की वैल्यू 0.9 आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो RQ का वैल्यू 1 होगा, या प्रोटीन और फैट है तो RQ का वैल्यू लेस देन 1 होगा। बट इसको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, फैट के लिए ट्राईपामिटिन के लिए 0.7 होता है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है। अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को क्या है, अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट और मोर देन 1 किसका होता है, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट। मोर देन 1 प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में नेवर यूज होंगे। ये प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं यूज होंगे। और यहाँ पे जो RQ का मान मोर देन 1 है तो किसके लिए होगा, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए होगा। जैसे मैलिक एसिड का जो RQ की वैल्यू 1.33 होती है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए RQ की वैल्यू 4 होती है, सिट्रिक एसिड के लिए RQ की वैल्यू 1.3 होती है। कायम प्लांट में जो RQ की वैल्यू होती है वो 0 होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में अगर RQ पूछा जाए तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में RQ की इनफाइनाइट आएगा। कैसे इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इसमें CO2 तो इवाल्व हो रहा है लेकिन O2 है ही नहीं, O2 तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, जितना CO2 मान लो कुछ भी 1 2 3 4 जो भी है, 2 मतलब 2 CO2 इवाल्व हो रहा है, CO2 इवाल्व, लेकिन O2 तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये हो गया रिस्पायरेशन प्लांट है।